Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 16 June, so let's get started. First news is with respect to US and Iran. They reach agreement to end war and reopen Hormuz Strait. So first thing is हॉर्मुज़ स्ट्रेट रीओपन ज़रूर होगी लेकिन इसमें अभी बिछी हुई हैं हर तरफ माइंस और इन माइंस को क्लियर करने में लगेगा एटलीस्ट 6 months. ओके सो इट विल टेक सम टाइम बिफोर द सिचुएशन नॉर्मलाइज एंड उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा है पूरी दुनिया में वो कंट्रोल में आए. चलो इससे रिस्पेक्टेड मैं सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ बिकॉज आप में से कुछ बच्चों ने JCOP और ये सब चीज़ें नहीं समझी होंगी. पहले मैं इसको ज़रा डार्क मोड में करूँगा एंड हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं. ओके अब ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा ना कि याद रखने और रट्टा मारने की. देखिए 2015 में P5 यानी कि जो UNSC में वीटो पावर वाली कंट्रीज़ हैं +1 दैट इज़ जर्मनी, इन सब ने मिलके एक JCOP साइन की ईरान के साथ. इसमें कुछ टर्म्स रखे गए दैट एनरिचमेंट नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर फ्यूल की. ठीक है, इस एनरिचमेंट को जो कर भी चुका है उसको डिक्रीज़ करेगा और इसके लिए ईरान ने कमिटमेंट दिया कि ओके मैं ये वेपन ग्रेड का यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूँगा और अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा सो दैट आप प्लूटोनियम ना बना सकें जो कि आगे चल के वेपन्स वगैरह में यूज़ हो सकता है, इसको रोकने के लिए. और ये सब हुआ था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम. ओके उसके बाद ईरान ने प्रॉमिस किया कि ऑलराइट मैं अपनी जो साइट्स हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रोमिनेंट इज़ नटान्स एंड फुर्दोज़, और इसके अलावा एक और है वो कहीं आर्टिकल में आएगी तब हम देख लेंगे उसको, पर मुझे अभी याद नहीं है वो. ओके तो यहाँ पे उसने कहा मैं अपनी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्शंस के लिए ओपन करता हूँ फॉर IAEA. ओके और बदले में इन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड USA ने प्रॉमिस किया कि हम आप पर लगे हुए सैंक्शंस को अपलिफ्ट कर देंगे. ओके आपको सैंक्शंस में रिलीफ मिलेगी. आपकी इकॉनमी जो क्रिपल हो गई है, कैसे हुई थी कि इसको स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था तो उस वजह से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, पेमेंट हो रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे. ओके इंडिया यहाँ का चाबहार पोर्ट में काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका था. ये सारा इन्वेस्टमेंट हमारा ख़राब होता जा रहा था. फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल एशिया तक रूट बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें वो रूट प्रोवाइड नहीं करता है अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए, तो हमने सेंट्रल एशिया कनेक्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया था जिसका नाम था जाहेदन. ओके वहाँ से हम एक रोड बनाना चाहते थे. पहले पोर्ट जाएंगे हम चाबहार, वहाँ से फिर रेलवे ट्रैक के थ्रू, फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर और उसके आगे जाके रोड के थ्रू हम अफ़गानिस्तान एक्सेस करते हुए सेंट्रल एशिया जाना चाहते थे. ओके तो ये सारी चीज़ें इन सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम में आई. क्लियर. अब उसके बाद ना सिर्फ इज़राइल बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ को भी ये डील ठीक नहीं लगी. उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रोमिसेस कल को अगर ब्रेक हो गए तो प्रॉब्लम इज़राइल को होगी, हमें होगी, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री आ जाएगी. अब गल्फ़ कंट्रीज़ को इससे क्या प्रॉब्लम है? गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ इशू आ जाता है, ये हैं मोस्टली सुन्नी कंट्रीज़ जबकि ईरान है आपका शिया कंट्री. ओके तो वहाँ पर शिया सुन्नी वाला जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो आ जाता है. इसके बाद इलेक्शंस हुए, ट्रंप आया और 2018 में आके उसने कहा कि नहीं ये डील बकवास है, हम इसको बिल्कुल एग्जिट करते हैं. लेकिन जो कंट्रीज़ थी ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, इन्होंने कहा कि नहीं हम इस डील को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ईरान ने इन टर्म्स के साथ कंप्लाई किया है, इस वक्त डील से बैकआउट करना ठीक नहीं है. क्लियर. अब ट्रंप आने के बाद इज़राइल और ज़्यादा बोल्ड हुआ. तो यहाँ पर इज़राइल प्लस USA इन्होंने कहा कि देखिए ईरान क्या करता है, अपनी 3 प्रॉक्सीज लेके चलता है. एक तो ये यमन यानी कि रेड सी में, जो कि एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, यमन में इसने सपोर्ट किया हुआ है हाउदीस रेबल को और ये कभी भी रेड सी में शिपिंग लेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. दूसरा इसने कहा कि मेरी खुद की सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है क्योंकि गाज़ा में हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है और इसीलिए उसने गाज़ा को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, हमास को भी लगभग डिस्ट्रॉय कर चुका है. तीसरा लेबनान में जो कि अभी भी एक इशू बना हुआ है, वहाँ पर हिजबुल्ला टेररिस्ट है और ये इज़राइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस वजह से मेरी जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा थ्रेट है ईरान. सो इट इज़ लेस अबाउट गल्फ नेशन बट मोर अबाउट सिक्योरिटी ऑफ इज़राइल. ओके अब इन लोगों ने ये कहा कि देखिए यहाँ पे अगर हमें इस रीजन में एवर लास्टिंग पीस चाहिए तो एक वॉर की ज़रूरत है ईरान के साथ.
और उसने यूएसए को भी अपने साइड ले लिया। अब जब ये वॉर शुरू हुई तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर करे। इन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे प्रोमिनेंट था कि ये जो थियोक्रेटिक टाइप की रिजीम है इनके यहाँ पर, ठीक है, जो रिलीजन इंटरप्रिटेशन के थ्रू चलाते हैं, इसको चेंज करना है। फर्स्ट इज़ रिजीम चेंज। तो उन्होंने यहाँ पर वहाँ के सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी ये रिजीम चेंज करने में कामयाब हुए क्या? नहीं हुए। दूसरा था कि हम ईरान की, अब हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हमें कोई ओपन इंस्पेक्शन नहीं चाहिए, हमें पूरी तरीके से डिसमेंटल करना है ईरान की न्यूक्लियर रिजीम को। तो क्या डिसमेंटल हो गई? नहीं हुई। और इनफैक्ट उसने अपने एनरिच यूरेनियम को भी कहीं और शिफ्ट कर दिया और वो भी यूएसए को हैंड ओवर नहीं किया, जबकि यूएसए डिमांड कर रहा है कि आप अपना एनरिच यूरेनियम जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आता है वो हमें दे दीजिए, या किसी इंटरनेशनल साइट के अंडर में, मतलब ईरान से बाहर निकाल दीजिए बस उस एनरिच यूरेनियम को। तो अभी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। पहले हम पूरी सिचुएशन समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से बाहर लेना है, या तो इसे यूएन के अंडर में रखेंगे हम लोग या फिर यूएसए इसको मैनेज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेके वो वॉर में उतरा। ओके, लेकिन जब ये वॉर में उतरा ना, उसके पहले काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसने यूएसए को ऑलरेडी बैकफुट पे ला दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था 25 ईयर्स की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। ओके, और इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया, और चाइना ने कहा कि मैं ताजिकिस्तान वगैरह से होते हुए एक पूरी रेल लाइन डालूंगा ईरान तक। ओके, उसके बाद चाइना ने फिर से अपनी मीडिएशन का यूज़ किया और वो एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर बना, और उसने ईरान और सऊदी, जो कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने बंद कर चुके थे, इन दोनों के बीच में रैप्रोचमेंट करवाई। तो यहाँ पे चाइना ने एक बार दिखाया कि यूएसए एक अनबायस या न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, लेकिन मैं चाइना एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम कर सकता हूँ। ओके, तीसरा आपने क्या किया कि आपने ईरान पे सैंक्शन लगा के, जब ये डील कैंसिल हुई थी ना, तब वार्न किया था सबने यूएसए को कि देखिए, आप जब कोई टेबल पे आके बात करने को तैयार है तो आप उसको ज़बरदस्ती और सैंक्शंस लगाकर वर्ल्ड को एक और नॉर्थ कोरिया गिफ्ट मत कीजिए। लेकिन ट्रंप ने यही गलती की, क्योंकि अगर आप किसी को बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दोगे तो फिर वो नॉर्थ कोरिया ही बनेगा। तीसरा, इसने क्या किया कि ईरान को और ज़्यादा पुश कर दिया, जो रशिया चाइना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन रहा था उसका पार्ट बना दिया। तो आपने फिर से वर्ल्ड को ब्लॉक डिवीज़न की तरफ पुश किया। चौथा, कि अब जो दिखा रहा है पाकिस्तान की मैं एक मीडिएटर की तरह काम किया, और यहाँ पे शहबाज शरीफ ने डिक्लेयर भी किया कि हमने ये डील करवाई है और अब पीस है। तो इस पाकिस्तान मीडिएशन की वजह से इंडिया की छवि को तो लॉस हुआ ही अच्छा खासा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं आपसे कहता हूँ, रशिया चाइना, अब चाइना क्या कहता है पाकिस्तान के साथ कि हमारी पार्टनरशिप इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, एज हाई एज हिमालयाज एंड एज डीप एज ओशियन। तो आपने रशिया चाइना के नेक्सस में ईरान को धकेला पहले, और कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू पाकिस्तान भी इसी नेक्सस में आ जाता है, और रशिया चाइना के साथ ही आ जाता है नॉर्थ कोरिया भी। तो ये पूरा का पूरा, और ये सब प्रॉब्लम हमारे लिए इसलिए क्योंकि ये सब इंडिया के बैकयार्ड में है। ये सारी कंट्रीज इंडिया के बैकयार्ड में, अगर इनके बीच में एक नेक्सस बन रहा है, और इंडिया ऑलरेडी इजराइल और यूएसए के साथ दिखा, देखिए न्यूट्रल हम कितना भी कह लें, लेकिन इस वॉर में हम न्यूट्रल नहीं थे। ये मैं आपको पहले प्रूफ कर चुका हूँ कि हमने ना तो खामेनी के डेथ पे कोई कंडोलेंस दिया, ना जो 165 बच्चियाँ मारी गई बम्बार्डमेंट में हमने उसको लेकर कुछ कहा, और ना ही जब वो ईरान के कुछ सेलर्स मारे गए जो हमारे यहीं से एक्सरसाइज करके जा रहे थे, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। ओके, हमारी दो फिलॉसफीज हुआ करती थी, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, हमने बिल्कुल उसको छोड़ दिया। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इसी पे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती थी, पर हमने इसका भी ध्यान नहीं दिया, और हमने इस इजरायली और यूएसए के इन्वेशन को बिल्कुल कंडेम नहीं किया। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर यही कहता है कि सॉवरेन नेशन पर अटैक नहीं कर सकते। और दूसरा था हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी, तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए था इसमें, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं दिखे, कहीं ना कहीं हम यूएसए के साइड दिखे या उसके दबाव में दिखे। ओके, उसके बाद फिर हमने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट एनीवन दलाल। तो इसने हमारी इंटरनेशनल जो इमेज थी उसको और ज़्यादा धक्का दिया। ऑलराइट, तो इस सब में इंडिया ने क्या खोया? अब चलो मान लो कि ये पीस हो गया, बट ट्रस्ट मी, इजराइल इस पीस को नहीं होने देगा। और उसने कहा भी है कि रिस्पेक्टिव ऑफ दिस डील, मैं सीरिया लेबनन में जो टेरिटरी कैप्चर कर चुका हूँ मैं खाली नहीं करूँगा, और मैं हिजबुल्लाह का, यानी कि लेबनन में हिजबुल्लाह का पूरा डिस्ट्रक्शन चाहिए, या तो लेबनीज आर्मी करे या हम करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह का डिस्ट्रक्शन चाहिए। तो ये पीस भी उतना ही फ्रेजाइल है जितना कि 2015 वाला है। तो इसके लिए अब इंडिया को क्या करना चाहिए? अब इंडिया को रखनी चाहिए तैयारी। फर्स्ट, हमें अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने होंगे।
जो कि अभी तक 5.3 MMT ही है, और ये मनमोहन सिंह के टाइम थे और आज तक इतने ही है। हमने इनको इंक्रीज़ करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड नॉट जस्ट ऑयल रिजर्व बट ऑल्सो हमें स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइज़र रिजर्व्स भी बनाने होंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। दूसरा, इंडिया में ये रिजर्व्स बनाने में अगर टाइम लगता है तो हम ओवरसीज़ रिजर्व्स को कंसिडर करें। आपको याद होगा एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए थे, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ ऑयल रिजर्व्स बनाए गए थे अंडरग्राउंड, हम उनको लीज पर लेंगे और उनको यूज़ करेंगे। और इस तरह के ऑयल रिजर्व हम फ्रेंडली कंट्रीज़ में भी बना सकते हैं, जैसे कि ओमान, UAE, इन सब में, या सऊदी जैसी कंट्रीज़ में, कि आपके पास तो बहुत स्टोरेज जगह है, आप हमारे बिहाफ में रख लीजिए स्टोर करके। ओके, हम आपको उसका किराया भी दे देंगे और आपसे ये ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। अगर कल को कोई डिस्टर्बेंस भी होगा तो आपको ये ऑयल हमें पहुंचाना ही होगा। ओके, इसके अलावा हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ईरान के साथ पहले से ही 25-30 साल की डील होती, तो ये इतने सारे डिस्टर्बेंस होने के बाद भी ईरान पे ये ऑब्लिगेशन बनता कि हमने आपके साथ जो डील की है ऑयल गैस सप्लाई के लिए, आप वो सब हमें दे दीजिए, भिजवाइए। ओके, ब्लॉकेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। देन हमें अपना डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन भी बढ़ाना होगा, क्योंकि सिंस कमिंग ऑफ मोदी गवर्नमेंट हमारा क्या हुआ है कि पहले हमारी डिपेंडेंसी 75% तक हुआ करती थी, जो कि बढ़ के 88% हो गई है इंपोर्टेड ऑयल पर। यानी कि हमने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ओके, तो हमें इसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम लोग ने अंडमान एंड निकोबार सी में कुछ रिजर्व्स मिले हैं, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, तो उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। एंड लास्टली, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ओके, उसका प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा, वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी। न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा, जैसे जैतापुर प्लांट फ्रांस के साथ जो अटका हुआ है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है हमें। ओके, तो ये तैयारी हमें करनी होगी, बिकॉज दिस पीस इज़ ऑल्सो अ फ्रेजाइल वन, और इसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। ये पेज मैं आपको एज इट इज़ भेज दूंगा। ये सारी चीज़ें वैसे ही मैं पेड ग्रुप में आपको दे ही रहा हूँ, बट देखिए अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने भी कहीं से याद किया, और नो, ये जो मैं आपको रोज़ाना न्यूज़पेपर वगैरह कराता हूँ, उसी में से जो थॉट्स बनते हैं उन्हीं के थ्रू मैं लिख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रट्टा मारने पे मत जाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे जाओ, चीज़ें अपने आप ईजी हो जाएंगी। चलिए अब हम चलें इस पर। दे हैव रीच्ड ए प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट। प्रिलिमिनरी क्यों बोला जा रहा है इसको? देखिए, वो इसलिए बोला जा रहा है कि अभी ये लोग मिलेंगे वापस से और उसके बाद ऑफिशियली साइन करेंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ डिजिटली साइन किया हुआ है, उसके बाद ये 1 to 1 मिलेंगे वहाँ पर और इस डील के सारे टर्म्स फाइनल होंगे पूरे। ओके, तो अभी इसको सिर्फ प्रिलिमिनरी डील ही बोला जा रहा है। लिफ्ट द ब्लॉकेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ब्लॉकेड हटा लिया जाएगा लेकिन माइंस को क्लियर करने में टाइम लगेगा, एंड गल्फ ऑफ ओमान, एंड लॉन्च ए सब्सटेंसिव नेगोशिएशंस ऑन तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वेस्टर्न सैंक्शन। यानी कि अभी इन पे नेगोशिएट किया जाएगा कि सैंक्शंस कब हटाने हैं, किस तरीके से हटाने हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर क्या क्या कंडीशंस करनी है। और आप देख लीजिएगा वही सब टर्म्स आएंगे अल्टीमेटली जो 2015 में आए थे। उससे ज़्यादा ना तो ईरान दे सकता है, ना उससे ज़्यादा USA दे सकता है, आएंगे वही टर्म्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी जो वॉर है सब एकदम यूजलेस थी, किसी काम की नहीं है। ओके, देन चलिए आगे चलते हैं। ये स्लोवाकिया, मोदी जी को बेवजह घूमने का शौक है, इसमें कुछ नहीं है इस कंट्री के पास जो ये इंडिया को दे सके। बस वही ले दे के फालतू की बोल बच्चन करेंगे, इंडिया FTA ट्रेड जल्दी से शुरू हो जाए एंड दुनिया भर की बातें, बस उसमें कुछ भी काम का नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ ये देखिए, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ नहीं था करने को, तो यही कह दिया, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म विद इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। तो ये बनाना है, लेकिन सच ये है कि वर्ल्ड आज तक एक डेफिनेशन पर एग्री नहीं कर पाया है कि टेररिज्म क्या है। क्यों? क्योंकि जो लड़ रहे हैं उनके लिए वो टेरर नहीं है, वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर हो गए, लेकिन जो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए वो टेररिज्म हो गए हैं। ओके, और किस पे बात कर रहे हैं वो लोग 2025 में हुए पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं आज। ओके, सो ये बेवजह की फालतू की जर्नी है, ये ट्रिप है और कुछ नहीं, पर वो हमारे काम का नहीं है। एनीवे, चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट दी ट्रेड। अब इसके लिए मैं आपको पहले लेके चलता हूँ कुछ बेसिक्स पर जो हमें समझने चाहिए। देखो, जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, हमारी जो न्यूज़ है वो है, हमारी जो न्यूज़ है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारा करेंट अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में ये जो विजिबल पार्ट है ये कहलाता है हमारा मर्केंडाइज ट्रेड, दैट इज़ गुड्स वाला ट्रेड।
ठीक है, जिसमें आपकी कार, क्रूड ऑयल, ऑटोमोबाइल्स ये सब आ जाता है। उसके बाद ये जो इनविजिबल वाली कैटेगरी है, इसमें 3 सेक्शंस हैं, लेकिन उसमें से एक है सर्विसेज। ठीक है, तो ये विजिबल वाला क्या हो गया, गुड्स वाला, मर्केंडाइज। ओके, तो ये एक गुड्स और ये सर्विसेज, ये दोनों मिलके क्या बनता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डेफिसिट में ही चलता है। ओके, अब पहले तो हम इस मंथ का डेटा देख लेते हैं। अब देखिए, गुड्स में हम लोग हमेशा नेगेटिव में ही चलेंगे, क्योंकि हम लोग गुड्स बाहर कम भेजते हैं, अंदर ज़्यादा लेते हैं। सर्विसेज में हम पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज हम सर्विसेज ज़्यादा देते हैं और दूसरों से सर्विसेज कम लेते हैं। ओके, उसके बाद इनकम की बात करें तो ये भी नेगेटिव में रहता है हमारा, क्योंकि फॉरेनर्स ने जो इन्वेस्ट किया है उस पर वो प्रॉफिट लेके जाएंगे, उस पर वो इंटरेस्ट लेके जाएंगे, उस पर वो डिविडेंड लेके जाएंगे, तो यहाँ भी पैसे का आउटफ्लो ही होता है, तो ये भी नेगेटिव में रहता है। सर्विसेज पॉजिटिव में है, क्योंकि हम ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसफ़र में रेमिटेंसेस की वजह से, जो कि इस बार $100 बिलियन के भी पार चला गया, तो इस रेमिटेंसेस की वजह से काफ़ी बेनिफिट होता है हमें, और इस वजह से हमारा ये भी पॉजिटिव में रहता है। ओके, सो गुड्स में हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं, सर्विसेज में पॉजिटिव रहते हैं, इनकम्स में नेगेटिव रहते हैं, और ट्रांसफर्स में थैंक्स टू रेमिटेंसेज वी आर इन पॉजिटिव। ओके, तो ये बनता है हमारा करंट अकाउंट। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में ही चलता है। ठीक है, तो फिर हम इसकी भरपाई कहाँ से करते हैं, हम करते हैं कैपिटल अकाउंट से। कैसे, पहले तो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई और एफआईआई आती है हमारे पास, हाँ आती है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से तो ये भी बहुत कम आ रही है। जो नेट एफडीआई है, अगर हम जो बाहर जा रहा है एफडीआई का पैसा उसको जोड़ें तो नेट एफडीआई हमारी बहुत कम आ रही है। ओके, मेन फैक्टर है ये लोन जो गवर्नमेंट बोरो करती है या प्राइवेट कंपनीज करती हैं। ओके, गवर्नमेंट जो बोरोइंग, जैसे मोदी जी जब आए थे, जब हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज मोदी जी के 12 साल बाद हमारे पे 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, यानी कि जितना हमने 75 साल में लिया उसका 3 गुना मोदी सरकार ने 12 साल में ले लिया है। ओके, तो ये जो लोन के फॉर्म में आ रहा है पैसा, इस वजह से भी हम कैपिटल अकाउंट में पैसा तो लेके आते हैं जो कि हमें चुकाना ही है आगे, लेकिन हम इसको कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं, इसलिए हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में दिखता है मोस्टली। एंड बैंक अकाउंट फॉर एनआरआईज, तो कल जो हमने देखा था ना FCNRB, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था आउटडेटेड है, उसमें जो एनआरआईज वगैरह पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये, तो अभी कैपिटल अकाउंट हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमारा कंसर्न पूरा का पूरा ये भी नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि सर्विसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो ट्रेड है वो तो दिखता है, इतनी मशीनरीज आ रही है, उतनी जा रही है, इसलिए इनको विजिबल कहा जाता है, लेकिन सर्विसेज दिखती नहीं है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने इसके लिए काम किया था, तो दिखा तो नहीं सकते ना, आपने किया था बस, तो सर्विसेज को इनविजिबल का पार्ट माना जाता है। इनविजिबल में 2 और फैक्टर आते हैं, इनकम एंड ट्रांसफर। तो अभी इनकम एंड ट्रांसफर्स को साइड रख दो, अभी बस गुड्स और सर्विसेज इन दोनों का मिला के जो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है नेगेटिव में करीब $10.5 बिलियन का इस मंथ का, मंथ ऑफ मई। तो हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, मर्केंडाइज यानी गुड्स एक्सपोर्ट हमने किया $45 बिलियन, इंपोर्ट किया $73 बिलियन के, और नेट बैलेंस क्या आया -28। ओके, लेकिन हमने सर्विसेज सेक्टर से इसकी भरपाई करी, तो सर्विसेज में हमने एक्सपोर्ट इतने का किया, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, $36 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया $19 बिलियन का, और प्लस में रहा +17। जब दोनों का नेट लिया हमने, तो हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आया, नेगेटिव, दैट इज -$10.51 बिलियन। ओके, सो आई होप आपको ये विजिबल और सर्विसेज, विजिबल यानी गुड्स प्लस सर्विसेज, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि क्या है, नेगेटिव ओवरऑल। ओके, फिर इसमें जब हम इनकम ट्रांसफ़र दोनों ऐड कर देते हैं तब जाके हमारा पूरा निकलता है करंट अकाउंट, और वो नेगेटिव में ही जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से इनकम भी बहुत चली जाती है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो अपना प्रॉफिट लेके जा रहे हैं सब। ओके, अब आपको MCQ में प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है मोस्टली वो है टॉप 5 कमोडिटी एक्सपोर्ट आइटम्स एंड टॉप 5 इम्पोर्ट आइटम्स। तो एक्सपोर्ट आइटम्स में इस बार हमारा रिकॉर्ड हाई तो रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों, क्योंकि हम लोग तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल, डीजल, ATF, कैरोसिन, LPG ये सब निकाल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ओके, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। और इंपोर्ट आइटम्स की अगर आप बात करें तो इंपोर्ट भी हमारे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और इंपोर्ट भी बढ़ के करीब $73 बिलियन के हो गए। इसलिए अगर सिर्फ मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें ना, तो अकेला मर्केंडाइज ट्रेड तो $28 बिलियन का रहा है। वो तो हम बाद में सर्विस का जो $17 बिलियन प्रॉफिट है वो ऐड कर रहे हैं, तब जाके ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल कम आ रहा है। तो अगर सिर्फ मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें तो वो और ज़्यादा हाई है।
अब देखिए सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, द बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स हैं और ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, उस वजह से भी ये ज़्यादा गया है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पे मोस्टली जो असेंबल करने के लिए हम पार्ट, जैसे फ़ोन लैपटॉप की स्क्रीन्स, ठीक है, उनके अंदर के सारे कंपोनेंट्स वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फिर इंडिया में असेंबल करते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हम एक्सपोर्ट में भी दिखते हैं वो। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रिकल, देन गोल्ड, देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, क्योंकि यही केमिकल्स बाद में हम फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे डाई वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये टॉप 5 इंपोर्टेड आइटम एंड टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स याद रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली। क्लियर? तो हमने पेज 1 से दोनों इश्यूज़ अच्छे से समझ लिए। अब ये एक इशू है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है कि त्रिपुरा में एक पार्टी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। इसके ना तो ऑफिस का पता, ठीक है, ना आपको इस पार्टी का हेड कौन है इसका पता। इसने क्या किया था, बस त्रिपुरा में 2 सीट पे इलेक्शन लड़ा था, अपने आप को रजिस्टर करा के, वहाँ पे भी इसको हार्डली 826 वोट्स मिले थे और इनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी। ओके, देन 2024 के लोकसभा इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। 2026 का वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन अब अचानक से तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उसके 20 एमपी जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये 20 एमपी उठ के इस पार्टी में चले गए। यानी कि जिस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, जिसके ऑफिस का नहीं पता, जिसका पार्टी का हेड कौन है ये नहीं पता, वो अचानक से राज्यसभा में 5th लार्जेस्ट पार्टी बन गई। सो दिस इज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, ये अगर वोटर्स के साथ चीटिंग करना नहीं है तो फिर और क्या ही होगा। और क्यों गए ये लोग इस पार्टी में? क्योंकि ये पार्टी है अल्टीमेटली एनडीए के साथ, दैट इज बीजेपी के साथ। डायरेक्ट बीजेपी में नहीं गए। आप एक काम कीजिए, एनडीए का एक छोटा सा दल है एनसीपीआई त्रिपुरा में, उसमें जाके मर्ज हो जाओ और अब ये पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं था, ये लोकसभा में 5th लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ योर डेमोक्रेसी इज़ वर्किंग राइट नाउ। चलो हम आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर विलेजर्स हैं, एक कम्युनिटी है रंग कम्युनिटी उत्तराखंड। इन लोगों ने मना कर दिया कि आप ये शिवलिंग वगैरह हमारे यहाँ इंस्टॉल मत कीजिए, हम लोग नेचर वर्शिपर हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इन लोगों ने मना कर दिया इंस्टॉल करने से। दूसरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के सबसे खिलाफ है, बाकी तो सब परिवारवाद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी है। RLM ये हैं, इनके एक लीडर हैं उपेंद्र कुशवाहा। इन्होंने क्या किया, बिहार में अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। बेटा ना तो एमएलए है, ना ही सेकंड हाउस का मेंबर है, यानी कि एमएलसी भी नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे बेटे को बना दो, चलो बना दिया। 6 मंथ के लिए तो बन ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, आप 6 मंथ के लिए मिनिस्टर रह सकते हो बिना इलेक्शन के भी। लेकिन 6 मंथ बाद भी ये नहीं बन पाए, ठीक है, नहीं जीत पाए कहीं से सीट। अब इन्होंने क्या किया कि सम्राट चौधरी जब नए मुख्यमंत्री बने तो अब ये फिर से कह रहे हैं चलिए अब इनको वापस से 6 मंथ के लिए बना दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मजाक मत करो, ठीक है, एक बार बना दिया, आप बार बार ऐसे ही रीप्रमोलगेट नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत पहले झारखंड में एक इशू हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बिजनेसमैन बड़ा सा माइनिंग माफिया, उसको 6 महीने के लिए बनाया, फिर वो नहीं जीत पाया चुनाव, तो उसने सीएम को कंपेल कर दिया कि एक काम कर तू रिज़ाइन कर दे, नया सीएम बनेगा, फिर वो मुझे वापस से 6 मंथ के लिए बना देगा। ओके, तो इस तरीके से लोग मिसयूज़ करते हैं। किस आर्टिकल ने हमें ये परमिशन दी है? आर्टिकल 164(4). इट परमिट्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर फॉर maximum period of 6 consecutive months if a person fails to secure election to either house of legislature within that period he ceases to hold ministerial office. Now this 6-month grace period cannot be invoked to keep reappointing a non-legislature to ministerial office without an electoral mandate. Right, तो हमारे काम का सिर्फ ये आर्टिकल है 164 क्लॉज 4। ओके, बाकी न्यूज़ से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, आप ये मान लीजिए बस। वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस मैन इज़, ठीक है, वो रीजनल पार्टी है, पैसे की ज़रूरत होती है, करप्शन के एलिगेशंस लगते रहते हैं, इन पर भी है। इन्होंने अपना 1 साल का पोता था, जस्ट 1 ईयर, उसके नाम पे दिखा दिए थे 48 करोड़। ओके, बट एटलीस्ट दिस मैन टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट ही डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एंड ऑल दिस, नेवर। ओके, वो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। सो इन्होंने ही सबसे पहले तो
ये किया कि हम वाइजैक वगैरह में डेटा सेंटर वगैरह बनाएंगे। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि हम एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा फोकस देंगे। तो ये हमेशा इन्वेस्टमेंट वगैरह पे फोकस करते हैं। अमरावती को ये लोग सिंगापुर की तर्ज पे स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश की एक स्पेशल टास्क फोर्स टू एक्सप्लोर कॉपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल गवर्नेंस। ओके, इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स ही मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं या नए भारत की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट लाने पे ध्यान देना चाहिए। यूएन हैबिटेट में इन लोगों ने कहा कि आप एक इस्टेब्लिश कीजिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आंध्र प्रदेश में, ताकि हमारी सिटीज़ को भी स्मार्ट बनाया जा सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। ये सब हमारे काम का नहीं है, मतलब आप लोगों के काम का नहीं है। पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो बात अलग है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये तो हमारे काम आर्टिकल काम का नहीं है, लेकिन मैं इस पर आपको एक नोट दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपका जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यानी स्टैटिक सिलेबस है उस पर एमसीक्यू भी तैयार हो जाए और इसी पे बेस में आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इंडिया फ्रांस पे हम आज ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो हम उसमें जान लेंगे काफ़ी चीज़ें। मैं पिछले 2 दिन में 2 बार आपको रिवाइज करवा ही चुका हूँ। इससे पहले इंडिया फ्रांस ने 26 को डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ इनोवेशन। ओके, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। फिर कल हमने देखा था इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को नया नाम दिया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किन किन चीज़ों पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं? वही सब बोल बच्चन, साइबर स्पेस, एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी, एजुकेशन, रिसर्च एटसेट्रा। ओके, तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा। मतलब हम क्या दे सकते हैं फ्रांस को? हम दे सकते हैं फ्रूगल इनोवेशन, इसको कहते हैं जुगाड़ कल्चर। ओके, तो कई बार ये वर्क कर भी जाता है, तो ये हमारे फ्रूगल इनोवेशन को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। चाइना भी ऐसे ही बढ़ा है, जुगाड़ कल्चर से चला है। गाड़ियाँ इंपोर्ट करता था, उनके पुर्जे पुर्जे खोल के कॉपी करता था और फिर अपना प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देता था। ठीक, उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर, फिर वो शांति बिल, उसने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को न्यूक्लियर एनर्जी में शुरू किया है। जैतापुर प्लांट वो स्टक है। इंडिया अफ्रीका में हम लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं साथ में, ताकि चाइना को काउंटर भी कर सकें। और फ्रांस को लेके जो वहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इमेज है कि इसने हमें कॉलोनाइज़ किया है और आज भी ये हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस करता है मिलिट्री के थ्रू, तो वो भी ठीक हो सके। ओके, तो ये सब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में आज डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया फ्रांस एंड इंडिया यूएसए। तमिलनाडु सर्व्ड। अब देखिए इसमें ना काफ़ी कुछ हमारे लिए ज़रूरी है सीखने के लिए फ्रॉम तमिलनाडु। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये आर्टिकल आया, तो मैं आपको तमिलनाडु से रिलेटेड 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा। मतलब पढ़ाऊँगा क्या, मैं आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट पोस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आप रिवाइज़ कर सकें आपकी हिस्ट्री में। एक तो वो सोशल जस्टिस मूवमेंट नहीं चली थी हिस्ट्री में, राइट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार वाली, जस्टिस पार्टी एंड ऑल, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय पेरियार एंड ऑल दोज। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक को भी कवर करेगा, तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में डायरेक्ट शेयर करूँगा। एंड मैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बुक्स में नहीं है, दी ओनली थिंग इज़ दैट यू कैन यूज़ माई एक्सपीरियंस, ताकि मैं जो आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ पॉइंट्स, वही मोस्टली एज अ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो आप मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें की है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स किस तरीके से शुरू हुई। सबसे पहले इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को जब देखा कि यार इन लोगों को काफ़ी दबा के रखा गया, इनके पास एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो इन्होंने उनको रिजर्वेशन दिया। लेकिन रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी होगा ना जब आप पढ़ो लिखोगे, तो पढ़े लिखे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने एजुकेशन को और ज़्यादा ब्रॉड बेस किया और फ्री एजुकेशन इम्पोज किया। अब इसमें सबसे बड़ा रोल जाता है हमारे के कामराज का। के कामराज इसलिए क्योंकि इनको ज़रा ध्यान से सुनिए, इस आदमी ने 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे तमिलनाडु के, और इन्होंने ही लेकर आए थे कि सब काम छोड़ो, सबसे पहले मैसिव लेवल पर स्कूल्स खोलते हैं, प्राइमरी स्कूल्स। इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले। बच्चों के पास कपड़े नहीं है, चलो यूनिफॉर्म भी देंगे हम, आ जाओ, ठीक है, हम बुक्स भी देंगे, सब देंगे, बस बच्चों पढ़ो। और 10 साल में नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु की जो एजुकेटेड पॉपुलेशन 13% थी, वो बढ़ के 32% हो गई सिर्फ 10 साल में। और ये इंसान जो खुद सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ा था, इस आदमी ने जब इसकी डेथ हुई, मतलब इनकी जब डेथ हुई, तब इनकी अकाउंट में सिर्फ 32 रुपये थे और इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने लिए एक घर तक नहीं खरीदा। ये थे मिस्टर के कामराज। और फिर बाद में नेहरू जी ने इनको दिल्ली में यूज़ किया। अब उसमें डबल स्टैंडर्ड बनते हैं। क्या नेहरू जी ने इसलिए यूज़ किया था ताकि सभी ओल्ड लीडर्स को साइड करके इंदिरा जी के लिए वो रास्ता बना सकें आगे? तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, बट कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, नेहरू जी ने ठीक किया था कामराज को यहाँ पे लाके, कि आप एक काम कीजिए, ये ओल्ड जनरेशन के लोगों को साइडलाइन कीजिए, ताकि जो यंग लीडर्स हैं वो आगे आ पाएँ कांग्रेस में, और जो ओल्ड लीडर्स हैं उनको सोशल वर्क में लगा दीजिए, गांधीयन टाइप के वर्क के लिए लगा दीजिए, ग्रास रूट पे काम करने के लिए लगा दीजिए। तो कामराज जी को कहा गया फर्स्ट किंग मेकर ऑफ इंडिया। अगर मतलब वो हिस्ट्री वाला निकाल दो, मॉडर्न लेवल, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। फिर बाद में इंदिरा जी जब असर्टिव हुई तो उनके कामराज जी के साथ ही डिस्प्यूट हो गए और वो इससे अलग हो गए।
ओके। लेकिन कामराज जी का जो रोल यहाँ पे एजुकेशन को लेके था वो सबसे बेहतरीन था। फिर उसके बाद जब नई पार्टीज आई, वो फिल्म स्टार वाला कल्चर चला तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, तो वो उन्होंने शुरू किया मिड डे मील स्कीम शुरू करो चलो, ताकि बच्चे स्कूल आएँ, उनकी हेल्थ पे तो ध्यान दे ही दें, लेकिन कम से कम बच्चे छुट्टी ना मारेंगे। ओके। तो मिड डे मील स्कीम जैसी चीज़ें लाने में तमिलनाडु सबसे आगे रहा। उसके बाद फिर आगे जब जयललिता जी की पार्टी और करुणानिधि, ये स्टैलिन वाली पार्टीज आई, डीएमके एआईडीएमके, तो इन्होंने कहा कि चलो ये सब तो हो गया पढ़ाई लिखाई, अब एफडीआई अट्रैक्ट करो। और सबसे ज़्यादा एफडीआई हम लोग अट्रैक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसने बना दिया तमिलनाडु को ऑटोमोबाइल का हब, सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग स्टेट। और नतीजा कि आज सबसे ज़्यादा 50% अर्बन पॉपुलेशन तमिलनाडु में है। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स में 50% विमेन वर्कर्स हैं तमिलनाडु की फैक्ट्रीज़ में। ओके। तो ये सब हुआ है यहाँ पर बिकॉज तमिलनाडु में आज़ादी के पहले ही एक कल्चर डेवलप कर दिया गया था अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोशल जस्टिस। ऑलराइट। तो उनकी पॉलिटिक्स इस तरीके से चली है। अब इसे आप अपने नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स से कंपेयर कर लीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम लोग आज भी क्या बातें कर रहे हैं। बहुत गलत वे में जा रहे हैं हम नॉर्थ इंडियंस अभी भी। एनीवे, ड्रोन। अब ड्रोन देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है आपके लिए। रशिया यूक्रेन वॉर में आपने इसका यूज़ देखा, आपने ईरान वॉर में भी इसका यूज़ देखा, अभी थोड़े दिन पहले देखा आपने कि हमारी सीआईएसएफ ने भी जवानों को ट्रेन करना शुरू किया है कि ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर सकता है। तो ड्रोन पे मैं आपको कल वेडनेसडे को मेंस 450+ में हम ड्रोन को पूरी तरीके से तैयार करेंगे अपने एटलीस्ट 15 मार्कर के लिए कि ये किस तरीके से आ सकता है। ओके, क्या थ्रेट है इसमें, क्या इंडिया की तैयारियां हैं और किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। ओके। तो ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, लेकिन ड्रोन्स के बारे में हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ टू सिस्टमैटिकली कट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम टू क्यूबा। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आफ्टर वेनेजुएला यूएसए का नेक्स्ट टारगेट क्यूबा है। वो इसको कैप्चर करके रहेगा, अगर ट्रंप का टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही प्रोबेबली वो ट्राई ज़रूर करेगा। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसमें एक आदमी फेमस था, फिडेल कास्ट्रो, ठीक है, कम्युनिस्ट था वो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, फिर वर्ल्ड ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच चुका था। तो फिडेल कास्ट्रो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था यहाँ का, लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया था कि उसने हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। और क्यूबा अपने बहुत सारे हेल्थ मिशन अलग अलग कंट्रीज़ में चलाता है, सबसे अच्छे डॉक्टर्स भेजता है, सबसे अच्छी दवाइयाँ ये बनाता था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यूएसए इसकी पूरा चारों तरफ से इसको एनसर्कल करके और इसके लिए एक ब्लॉकेट जैसी सिचुएशन ले आया, और जिसका भी एक नतीजा हमने देखा था कि इनके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी स्कैरसिटी हो गई है कि आईसीयू में तक कुछ मरीजों की डेथ हो गई थी। सो क्यूबन हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, जो उसका रेवोल्यूशन था, क्राउन ज्वेल ऑफ कंट्रीज रेवोल्यूशन अंडर फिडेल कास्ट्रो, ओके, दे फाइंड दैमसेल्फ एट द ब्रेकिंग पॉइंट थैंक्स टू यूएस कैंपेन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। ये जो हरकत कर रहा है यूएसए, ये ठीक नहीं है। ओके। इसके साथ साथ ये प्रेशर भी बनाता है ग्लोबल साउथ, यानी कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, टू डिसमेंटल क्यूबन मेडिकल मिशन। अब क्यूबा जैसा कंट्री भी अगर दूसरों को मेडिकल मिशन भेज रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। अब इसको क्रिपल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इट इज़ पैरालाइज बाय पावर कट्स एंड रिसोर्स शॉर्टेजेस। तो यूएसए, इसीलिए यूएसए का सिंपल है, हेल्थ हो चाहे कुछ हो, बिजनेस मतलब बिजनेस। क्यूबा इज ओपनिंग पार्ट्स ऑफ इट्स इकोनॉमी टू प्राइवेट सेक्टर एंड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूरोटेक्नोलॉजी। क्योंकि ये यूएसए की हमेशा डिमांड रही है कि यार वो यूएसएसआर हो गया ख़त्म, कम्युनिज्म चला गया बैक सीट पे, अब आप प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनी सारी इकोनॉमी खोलिए, पर क्यूबा खोलता नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे वो कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन यूएसए स्पेशली अंडर ट्रम्प, उसका एटीट्यूड इस लेवल तक चेंज हो चुका है कि अब मुझे क्यूबा से सिर्फ मार्केट नहीं चाहिए, अब मुझे पूरा क्यूबा ही चाहिए। ये तो फालतू की बातें हैं। शेडो फ्लीट हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, ठीक है, हमारा आंसर तैयार है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं। सेंटर इशू अलर्ट ऑन पोटेंशियल ड्रोन अटैक ऑन वाइटल इंस्टॉलेशन। तो अब ये कह भी रहा है सेंटर, तो हम इसको तैयार करेंगे कल मेंस 450 में। द पॉसिबल रग ड्रोन मतलब कोई प्रॉपर नहीं है, ये बस काम चलो चला लेते हैं कि चलो इनके थ्रू हम ड्रग्स भेज देंगे, आर्म्स भेज देंगे, या छोटे से बॉम्ब एम्यूनिशन रख के किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरा भी देंगे। ओके, सो दीज आर रग ड्रोन्स, नॉट प्रॉपर ड्रोन्स। Attack targeting vital installation along the border. Emerging drone threat at vital asset and vital installation. अब देखिए, ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके आंसर्स में जब दिखते हैं ना तो लगते बहुत अच्छे हैं। ओके, और इससे फ़र्क आता है आपके कि आपको क्या मार्क्स दिए जाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंस्टिट्यूटेड द एंटी रग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी इन बीएसएफ फॉर एवेल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम। उसके अलावा कल सीआईएसएफ के रिस्पेक्ट में भी हमने इसी तरह की न्यूज़ देखी थी।
तो हम ड्रोन कल तैयार कर लेंगे मेंस 450 प्लस में, बट वो पेड ग्रुप में ही अवेलेबल होगा तो आपको पता है। एनीवे यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको टेलीग्राम पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट दूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड लेवल ओजोन, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बार बार पूछी जाती है और ये बहुत परेशान करेगी आपको। ओके, तो मैं टेलीग्राम में इसमें एक पोस्ट कर दूंगा। बाकी अभी तक हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद की थी। यस, 2024 क्या था? वार्मेस्ट ईयर। ओके, 84 डेज ऐसे आए थे जब टेम्परेचर ब्रीच कर गया था पेरिस क्लाइमेट के टारगेट 1.5 डिग्री को, और 4 डेज ऐसे भी आए थे जिसने 2 डिग्री का भी ब्रीच कर दिया था। उसके बाद 2025 भी आया और ये भी सेकेंड वार्मेस्ट ईयर कहलाया। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हमने याद रखे थे जो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज अ डेटा यूज़ करेंगे। ओके, बाकी तो ये सब ठीक है, कार्डियक डेथ एंड ऑल दोज थिंग्स वो तो चलते ही रहता है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिस पे क्लाइमेट का असर नहीं हो रहा है। WPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन जंप्स टू 9.7। अब देखिए WPI के रिस्पेक्ट में पहले तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि हम 5 साल में इसको रिप्लेस कर देंगे विद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ओके, अब इसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक उस दिन IIP तैयार करवा दिया है, मैंने आपको CPI तैयार कर दिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब रही बात WPI की, तो पहले तो इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो पहले तो ये याद रख लो क्योंकि ये प्रीलिम्स में इस बार इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत परेशान करता है। इसका बेस ईयर अपडेट कर दिया गया टू 22 एंड 23। ओके, इसके अलावा इसके साथ साथ सरकार ने कुछ और भी चीज़ें ट्रायल फेज़ पर, ठीक है, ट्रायल फेज़ पर शुरू की है फर्स्ट टाइम। वो है आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये 3 शुरू करें इन्होंने, लेकिन ये जो तीसरा है ना ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस बार RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के पैरामीटर पूछे ना उसने आपसे, तो वो कल को ये भी पूछ सकता है कि सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में कितनी सर्विसेज यूज़ हुई है, तो 7 यूज़ हुई है। और कौन कौन सी हैं? बैंकिंग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स, रेलवेज, पैसेंजर एयर एंड टेलीकॉम, ये 7 सर्विसेज पे शुरू हुआ है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं, इसमें 2-3 पॉइंट अगर आप हाईलाइट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको प्राइमरी आर्टिकल्स की कैटेगरी से निकाल के इनको डायरेक्टली डाल दिया गया है फ्यूल एंड पावर में, और सेंस भी बनता है उसका ना। क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इसको आप प्राइमरी आर्टिकल में रखा हुआ था, उसको बेटर है ना इसी कैटेगरी में डाल दो। ओके, ये 3 कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट्स का वेट सबसे ज़्यादा है 63.13, ठीक है। पहले ये बेस ईयर अलग था, अब बेस ईयर अलग है। सेकंड नंबर पे आता है प्राइमरी आर्टिकल्स एंड थर्ड नंबर पे आते हैं फ्यूल एंड पावर। तो इन्होंने क्या किया है कि उसको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्राइमरी आर्टिकल से निकाल के फ्यूल एंड पावर में डाल दिया है, ठीक है। इस तरीके के डीप स्टेटमेंट इस बार यूपीएससी ने 2026 में पूछे हैं, इसलिए हम उसको उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट छोड़ दो, वो आपका इतना ज़रूरी नहीं है, वो सेंस भी नहीं बनेगा। और सरकार ने यहाँ पे WPI के साथ और क्या क्या रिलीज़ किया है, जो अभी हमने ऊपर देखा, आउटपुट PPI, सर्विस PPI, ओके, और उसमें ये 7 की सर्विसेज यूज़ की है, और उसके अलावा ट्रायल इनपुट PPI, ठीक है। ये तीनों भी इंडेक्स कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने पब्लिश किए हैं। ऑयल प्राइसेस स्लिप टू 3 मंथ। अब इसमें मैं आपको टेलीग्राम पे एक और नोट दूंगा प्लीज़, क्योंकि यूपीएससी ने 2020 में एक पूछा था, ये WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये क्या है, ओके। और उसके अलावा ये ब्रांड क्रूड भी होता है, फिर वो यूरोप वाला है उधर, वो रशिया वाला भी, स्वीट क्रूड एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, टेलीग्राम पे मैं आपको नोट भेज दूंगा। $82 पे आ गया है ये पर बैरल, बट अभी सरकार की तरफ से इसमें कोई रिलीफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी अंडर रिकवरी में हैं और यहाँ पे अभी भी लॉस हो रहा है 700 रुपीज़ पर सिलेंडर और LPG। तो सरकार बन गई है प्रॉपर बिजनेसमैन, ठीक है। सरकार से जनता सब्सिडी की उम्मीद करती है, तो इसलिए करती है क्योंकि जनता उतना टैक्स भी देती है। आप तो प्रॉपर बिजनेसमैन ही बन गए हो कि जितना होगा उतना ही देंगे बस। Israel won't withdraw troops from Lebanon, Syria and Gaza. ओके, तो आई एम टेलिंग यू दिस पीस डील इज़ स्टिल फ्रेजाइल। आज इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। ओके, देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर सीखने के और नॉलेज के लिए देखेंगे ना, तो आप ज़रूर इसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि बस मैं देखता जाऊँ कंटेंट के लिए, तो कंटेंट यार खुद से बनाने में जो बात आएगी ना, वो कभी ऐसे नहीं आएगी कि आपको उठा के PDF दे दी और आप पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। चलो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5th ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड LNG फ्लोज थ्रू दिस रीजन वॉर शुरू होने से पहले।
अब ये कुछ डेटा है जो आप अपने लिए याद रखिएगा। 40% ऑफ इंडियाज़ क्रूड, 60% ऑफ इट्स LNG एंड 90% ऑफ LPG वेस्ट एशिया से आती है। इसलिए मैंने आपको वो शुरू में 5 पॉइंट्स दिए थे कि हमें ज़रूरत है कि हम आगे की तैयारी रखें, बिकॉज दिस पीस डील इज़ स्टिल फ्रेजाइल। ओके, और ओवरऑल अगर हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखें तो पूरे रीजन से 88% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 60% ऑफ आर LPG हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड 50% ऑफ आर नेचुरल गैस भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये डेटा अपनी बुक्स में रख लीजिए, हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में। ये बहुत ही बकवास चीज़ हुई है, इसलिए पता है हर चीज़ लाइफ में टाइम से हो जानी चाहिए, बी इट मैरिज और चिल्ड्रंस और वॉट एवर। क्योंकि अब ये दोनों क्या है, हो गए थे 39 और मेल 41 का, किड्स हो नहीं रहे थे, इन्होंने IVF का सहारा लिया और वहाँ पे ये हुआ कि एम्ब्रायो ही बदला गया, और जब DNA टेस्ट कराया तो द गर्ल्स आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू पेरेंट्स। इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे एक बार पढ़ाया था आपको असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, एंड उसके अलावा जो सैरोगेसी एक्ट है वो भी मैंने आपको कराया था। तो मैंने ये दोनों चीज़ें तैयार करवाई थी, दोबारा करा देंगे ओके, लेकिन अभी नहीं, हम दोबारा इन दोनों एक्ट्स को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आपकी थॉरो स्टडी हो। अब बस ये कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे जाके दी ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस, मतलब लेने में भी शर्म आनी चाहिए कई बार तो कुछ चीज़ें, कि आखिर हमने किया क्या ऐसा जो हम कोई अवार्ड लें आपसे। ये सारे MOUs है, सब बोल बच्चे ने, कुछ काम के नहीं है MOUs। इंडिया स्वीडन के रिस्पेक्ट में, अच्छा स्वीडन का सुन के कुछ याद आता है क्या? स्वीडन का सुन के आपको सबसे पहले तो याद आएगा H&M, ठीक है, ये यहीं की कंपनी है। फिर वो बेस्ट फर्नीचर बनाती है अकाया, वो भी यहीं की कंपनी है। वॉल्वो बस अगेन स्वीडन की कंपनी है। और ये भी छोड़ो आप, तो ट्रू कॉलर हम सबके फ़ोन में है, ठीक है, स्वीडिश। स्पॉटिफाई ये भी हम सबके फ़ोन में मिलेगा आपको, स्वीडिश। इसके अलावा आप लोग शायद अभी छोटे हो तो आपने एरिक्सन कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, इसने इंडिया के टेलीकॉम रेवोल्यूशन को शुरू करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा कोविड के टाइम न्यूज़ में क्या रही थी, एस्ट्राजेनेका। ये सब स्वीडिश फर्म्स हैं, दीज आर स्वीडिश ब्रांड्स। और सबसे उससे भी पहले क्या था, बोफोर्स। अब आप ये मत सोचिए बोफोर्स घोटाला घोटाला, नहीं, इस बोफोर्स ने कारगिल वॉर जीतने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बस इसमें एक न्यूज़ आ गई थी एक करप्शन की, कि देखिए ये कुछ 1476 करोड़ की डील हुई थी, इसमें से 63 करोड़ की किकबैक्स दी गई है कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स को एंड पॉलिटिशियंस को। अब चलिए मान लिया हाँ वो गलत हुआ था, बिल्कुल 100% गलत है, ओके, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये डील आप आज करवा लो, अगर इसका 25% ना ले लेना आज का जो करप्शन लेवल है, तो कहना कि तो 63 तो फिर भी उस हिसाब से देखने में आज कम लगते हैं, लेकिन अब जिस लेवल का करप्शन हमारे यहाँ चल रहा है उसमें तो आप मान के चलिए। और फिर ये करप्शन वगैरह हुए, फिर कारगिल में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन बोफोर्स गन्स ने, ओके, दे वर एक्चुअली 155 mm गन्स, ओके, ये आर्टिलरीज थी। और उसके बाद फिर हम लोग को लेके आए कि हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल बनाया हमने, फिर उसको चेंज करके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बना लिया। फिर ये सारा प्रोसेस मैंने लास्ट ईयर आपको न्यूज़ में पढ़ाया था, बट अभी वो काम का नहीं है, जब काम का होगा तो दोबारा पढ़ाएंगे। JCPOA और उसके बाद न्यू मिडिल ईस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में समझा दी है लेक्चर के, ओके, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो 3 फैसिलिटी थी उनमें से 2 मैंने आपको बताई थी, फोर्डो एंड नटान्स, ये और लिख लीजिएगा अराक फैसिलिटीज़, ऑल दीज वर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। और उस टाइम ईरान ने कमिट किया था कि ठीक है मैं इन सबको न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए नहीं करूँगा एंड एनरिचमेंट वगैरह नहीं करूँगा, मैं इनको सिर्फ मेडिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए यूज़ करूँगा। और उसने सब माना भी था, लेकिन ट्रंप को अलग ही मस्ती चढ़ी थी। इन अर्ली 2016 IAEA ने सर्टिफाई भी कर दिया था कि ईरान ने अपने प्लेज मीट कर दिए हैं। उसके बाद भी और फिर USA और यूरोपियन नेशंस ने अनफ्रीज भी कर दिया था इनका $100 बिलियन वर्थ ऑफ ईरानियन एसेट, लेकिन फिर ट्रंप को मस्ती चढ़ी और उसने इस डील से विड्रॉ कर लिया 2018 में, और आज ये नौबत आई है वर्ल्ड में। ओके, तो इंडियन एक्सप्रेस में मोस्टली यही टॉपिक है, लेकिन एक यहाँ से ओनली फ्रेटर्निटी कैन ब्रिज, अभी लिखा किसने, अशोक लवासा, ये हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने टर्म यूज़ किया है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों को कहा जाता है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, याद रखिएगा। अब इन तीनों के बिना क्या हो सकता है वो यहाँ है, ये आपकी लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी प्रोड्यूसेस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी। क्यों? हमें पता है कि सब का बर्थ अलग अलग फैमिली में हुआ है, सबके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं, ठीक है, किसी के पास फैमिली हिस्ट्री में पहले से बहुत अच्छा एजुकेशन वगैरह है, यानी कि वो काफ़ी रिसोर्स और टैलेंट लेकर ही पैदा हुए हैं पहले से।
अब यहाँ पर अगर हम पूरी लिबर्टी दे दें सबको कि चलो जिसको जो काम करना है जैसा करना है करो, तो जिनके पास रिसोर्स है, एजुकेशन है, टैलेंट है, वो क्या कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और एक सुप्रीमेसी बिल्ड कर लेंगे वो सोसाइटी में अपनी दूसरों के ऊपर। क्यों? क्योंकि मिसिंग थी यहाँ से इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं थी। यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया, किसी के पास बिजनेस करने के लिए जगह थी, किसी के पास नहीं थी, किसी के पास बिजनेस करने की टेक्नोलॉजी थी, किसी के पास नहीं थी, किसी को एजुकेशन मिला था, किसी को नहीं मिला था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें जो है इक्वालिटी, जब तक हम इक्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे और सबको लिबर्टी दे दी कि चलो आपको 100% फ्रीडम है, जो करना है करो, ठीक है, ना किसी को कोई रिजर्वेशन दिया ना कुछ दिया, तो इससे क्या होगा कि 100% लिबर्टी बट विदाउट इक्वालिटी, तो उससे कुछ लोग सुप्रीम बन जाएंगे एंड दिस विल लीड टू सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी किल्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव। लेकिन अगर आप इक्वालिटी को ही 100% इंसिस्ट कर दो कि चलो 100% इक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में, माइनस लिबर्टी, कोई लिबर्टी नहीं है सबके पास, ठीक है, सरकार रेगुलेट करेगी, यानी कि सरकार ने लिमिट कर दिया है कि साल के 12 लाख से ज़्यादा कोई अर्न नहीं कर सकता, अगर इससे ऊपर आपने अर्न किए तो सरकार आपसे छीन लेगी। अगर ऐसा हो गया कि आप, और ये क्यों कर रहे हो कि देश में सब लोग 12 लाख रुपए कमाएं, ये हमारा गोल है। अगर आप इक्वालिटी इम्पोज करना चाहते हो और हमारी लिबर्टी किल कर रहे हो, तो फिर एक बात बताओ, मैं एक्स्ट्रा हार्डवर्क किसके लिए करूँ? अगर मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 12 लाख रुपए मिलना है, तो फिर मैं उतनी मेहनत करूँ ना 12 लाख के लायक, फिर करोड़ों कमा के क्या करना है, वो तो सरकार ले लेगी। तो अगर आपने इक्वालिटी बिना किसी लिबर्टी के दे दी, तो भी प्रॉब्लम ये होगी कि इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी तरह की मेहनत, किसी भी तरह की इनिशिएटिव करने का कोई मोटिवेशन नहीं रह जाएगा और ये उसको किल कर देगा। सो इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी ऑल्सो किल्स द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अब मान लीजिए कि आपने इक्वालिटी भी अचीव कर ली, आपने लिबर्टी भी अचीव कर ली, यानी कि हम सबके पास 100% फ्रीडम भी है, जिसको जो करना है करो, हम सब लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल पावर, इक्वल पैसा, सब कुछ इक्वल है, ठीक है, लेकिन हम लोगों में आपस में प्यार भाईचारा नहीं है, तो हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों में वो फ्रैटर्निटी, वो भाईचारा मिसिंग है, और क्योंकि हम बिल्कुल ही बराबर हैं सब लोग, तो ये लड़ाई हमेशा एज इट इज़ ही चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहर से पुलिस, मतलब इन शॉर्ट कि जब तक कोई बाहर से मैनेज ना करेगा, अगर फ्रेटर्निटी मिसिंग है तो कभी पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा सोसाइटी में। ओके, सो विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बिकम ए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स एंड वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टेबल टू एनफोर्स दैम। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। दिस इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, जिसको अम्बेडकर जी ने कहा था दिस इज द फाउंडेशनल गोल ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, ये सब बातें मैंने आपको समझाई दी है। डील गिव जस्ट 60 days टू डिसाइड अबाउट वॉट ईरान स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच यूरेनियम। इसका क्या करना है ये 60 days में ये लोग डिसाइड करेंगे। ओके, अभी महीनों लगेंगे जब तक कि एनर्जी कंपनीज रिज्यूम कर सके ऑपरेशंस ग्लोबल डिमांड को मीट करने में, क्योंकि अभी यहाँ से वो डी माइनिंग वगैरह सब करना पड़ेगा। ओके, ये शहबाज शरीफ है, इन्होंने कहा कि एक इमीडिएट एंड परमानेंट एंड ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट है ऑनेस्टली। यूएस ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट स्टार्ट टू लिफ्ट आफ्टर साइनिंग, राइट। देन रीओपन किया जाएगा इसको सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए एमओयू साइन होने के बाद। देन मैराइन ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट वुड बी रेगुलेटेड बाय ईरान इन कोऑर्डिनेशन विद ओमान। जबकि एक टाइम पे यूएसए क्या कह रहा था कि या तो इसको यूएन मैनेज करेगा इस स्ट्रेट को, या फिर यूएसए मैनेज करेगा, ठीक है, बट दोनों ही नहीं हुआ, ईरान खुद ही मैनेज करेगा इन कोऑर्डिनेशन विद ओमान। और ईरान रिफ्रेन करेगा फ्रॉम फर्दर यूरेनियम एनरिचमेंट और द एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ईरान विद डाइल्यूटेड स्टॉक पाइल ऑफ हाईली एनरिच यूरेनियम इनसाइड ईरान। अब इस वर्ड पे फोकस कीजिए कि वो अपना एनरिच यूरेनियम ख़त्म करेगा, लेकिन बाहर नहीं देगा, ना तो वो आईएईए को देगा, ना ही वो यूएसए को देगा। जबकि ट्रंप ने जब लड़ाई शुरू की थी उसने कहा था कि हम ये एनरिच्ड यूरेनियम लेकर आएंगे ईरान से, सरेंडर करवाएंगे ये यूरेनियम ताकि कल को इसको यूज़ ना कर सके वो। लेकिन ईरान ने क्या कहा है कि ईरान विल डाइल्यूट इट बट इनसाइड ईरान इटसेल्फ। ओके, देन देर इज नो अर्जेंसी टू एक्सट्रैक्ट ईरान्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल एंड यूएसए वुड रिट्रीव इट व्हेन ऑल इज कम। तो ये सब बातें बाद में होंगी कि क्या यूएसए ये यूरेनियम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। ओके, और फिर एक स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्शन रिजीम सेटअप की जाएगी। तो वो पहले ही एग्री कर चुका था 2015 में, आप इंस्पेक्शन कर लो। परमानेंट एंड ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस वुड इंक्लूड लेबनन ऑल्सो। ये मिस्टर शरीफ तो कह रहे हैं, लेकिन इजराइल माने तब तो, वो नहीं मान रहा ना लेबनन पे। देयर मस्ट बी ए कंप्लीट हॉल्ट टू इजरायली अटैक्स अगेंस्ट लेबनन। अब ईरान ये डिमांड तो कर रहा है, बट इजराइल मानने को तैयार नहीं है ना कि मैं ठीक है मिलिट्री ऑपरेशंस तो हॉल्ट कर दूंगा, लेकिन जो जगह मैंने कैप्चर कर ली है सीरिया की, लेबनन की, गाज़ा की, वो नहीं दूंगा मैं। Israeli military would remain in security zones it has captured in Lebanon, Syria and Gaza.
ऑलराइट, सो दिस पीस इज स्टिल फ्रेजाइल एंड ज़रूरत है कि इंडिया अपनी तैयारी रखे अगली बार। सोशल मीडिया बैन अब यूके भी ये लाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया की तरह। अब आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा कि उस पर आप सेट कर सकते हो कि वो आपको रिमाइंड कर देता है कि आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी हो गया, आप बंद कर दीजिए, ओके। लेकिन आप उसको फिर डिसेबल कर सकते हो। उससे बेस्ट होगा कि ये बंद ही हो जाए कि बस अब आपका इंस्टाग्राम नहीं खुलेगा जब तक ये टाइम इतना ना हो जाए। तो कर्ब्स ऑन इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग फॉर अंडर 18 on YouTube, Facebook and X will be covered, but messaging services such as WhatsApp and Signal will not be। तो ये लोग जो मेजर्स लाने वाले हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। It will impose restriction on gaming also and live streaming platform also in a fight back against the big tech। तो अब यूके ये चीज़ें करना चाहता है, ज़रूरत भी है यार, बच्चे सच में मेंटली ऐसा लग रहा है बीमार हो रहे हैं मोबाइल चला चला के। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये अब इंडिया आने वाले हैं और इंडिया के लिए ना प्रॉब्लम अब शुरू होंगी इस डील के बाद, क्योंकि अब ये जो ट्रेड डील थी यूएसए के साथ ये आएगी फोर्स में, और तब इंडिया की इकॉनमी पे आपको असर देखने को मिलेगा, चाहे कॉटन फार्मर्स पे असर पड़ेगा, चाहे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा इसका, या ओवरऑल हमारी एमएसएमईस पे असर पड़ेगा इसका, ओके। तो ये ट्रेड डील अब जब फोर्स में आएगी तब पता चलेगा। अभी तो ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने 12.5% हम पे टैरिफ लगाने की धमकी दी है, बिकॉज हमारे यहाँ पर फोर्स लेबर यूज़ होता है कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने में जो हम इनके यहाँ पर सेंड करते हैं, ओके। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हम सारे यूएस के अलावा जो सिटीज़न है, नॉन यूएस सिटीज़न, चाहे आप यूएसए में रहते हो या यूएसए से बाहर, नॉन सिटीजन्स को हम एंथ्रोपिक का जो लेटेस्ट एआई मॉडल है उसका एक्सेस नहीं देंगे। तो ये दो नई चीज़ें यूएस और इंडिया के रिस्पेक्ट में डेवलप हुई हैं। अब ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है सुनने में। उस दिन भी हमने देखा था वेदांता, अडानी एंड अंबानी रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे। वहीं यहाँ पर अडानी ने यूएस की जाबिल कंपनी के साथ कि वी विल बिल्ड एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो हमारे जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें इन फील्ड में जाने की ज़रूरत है, ना कि तेल घी शक्कर बेचने की। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम और कैपिटल फ्लो अट्रैक्ट करेंगे। वो जो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे ना हम, एफडीआई एफआईआई, तो इसमें सरकार ने अभी तक दो स्टेप लिए थे जो हमने डिस्कस किए थे। पहला, विथ होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और दूसरा, एक और क्या किया था उन्होंने कि आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता था वो भी आपके से हटा दिया गया था। तो गवर्नमेंट स्क्रैप 20% ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, ओके, ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ऑन फॉरेन बॉन्ड होल्डिंग। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिए थे। अब सरकार कह रही है कि ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात थी, जो एक्विटीज़ भी हैं शेयर मार्केट उनमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम हटा देंगे फॉरेनर्स के लिए, ताकि हमारे यहाँ डॉलर का इन्फ्लो बढ़े। और उसके अलावा कैपिटल फ्लाइट जो हो रहा है हमारे यहाँ से, यानी कि जो डॉलर्स जा रहे हैं उसको रोकने के लिए और क्या करें, तो उन्होंने कहा ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी ना, जिसमें आप एक साल में $2.5 लाख पर इंडिविजुअल ले जा सकते थे, इसको हम रिड्यूस करके हाफ करेंगे। यानी कि अब आप इतना डॉलर नहीं ले जा सकते बाहर। पर सच्चाई ये, जब तुम्हारे सारे नेताओं के बच्चे ही उसमें पढ़ रहे हैं तो तुम लोग क्या ही चेंज करोगे? तुम्हारे खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तुम लोग ये 2.5 लाख की लिमिट की बात कर रहे हो, आप लोग 25-25 लाख डॉलर भेज देते हो बच्चों को। होता है, बहुत करप्शन है। चाइना कंट्रोल्स 90% ऑफ ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग। अब याद कीजिए यूके के साथ हमने क्या बनाया, हमने यूके के साथ एक वो बनाया ना कि हम लोग क्रिटिकल मिनरल पे काम करेंगे साथ में, ठीक है। सबका थ्रेट एक ही है, चाइना जो कंट्रोल कर रहा है इनको, ओके। चाइना लॉन्च ए लाइसेंसिंग रिजीम चोकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ड्यूरिंग इट्स ट्रेड वॉर विद यूएस। और इंडिया के रिस्पेक्ट उसने क्या किया था, उसने मैग्नेट हमारे यहाँ भेजना बंद कर दिए थे, इससे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे असर पड़ा था। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में यूज़ होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस सब में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम यूएसए के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप टू ऑफ टेक कमिटमेंट्स एंड इंटीग्रेटिंग सप्लाई चेन इनटू शेयर्ड एंड मार्केट। तो कुल मिला के वो सब चीज़ें भी रिवाइज कर लेना, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड सो ऑन। फिर इंडिया यूके का जो हमने उस दिन फ्रेमवर्क तैयार किया था कि हम इस पे वर्क करेंगे। फिर वो अडानी अंबानी और वेदांता वाला कि उसमें भी हम प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, जैसी मास्टरी हमने इस प्रोसेसिंग में तैयार की है ना, यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल में, अगर वैसी मास्टरी हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में डेवलप कर लेंगे, तब जाके चाइना की ये जो 90% मोनोपली है इन पर वो हम ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे कम से कम रिलेशन अच्छे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ भी होंगी तो उनसे भी वो लोग हमारे यहाँ प्रोसेसिंग करना पसंद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इवन साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी इसे इस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाए जैसे चाइना ने किया है, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं मुझसे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं आप, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।